Welcome back to the second lecture of Advertising Lab. Again, this is JC Vikram. I am the head of Department of Mass Communication, BBD University, and this is the second session of the lecture going on Advertising Lab. Subject code is BJMC 3551, and this subject is being taught in BAJMC 5th semester in Department of Mass Communication, BBD University. So आगे बढ़ते हैं हम पिछले क्रम के लेक्चर में, जिसमें हमने सीखा था कि किन मापदंडों के आधार पे हम किसी एडवर्टीजमेंट को जज करते हैं, उनको कैसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और उनको हम कैसे अपने कस्टमर के साथ जोड़ते हैं, और डिज़ाइनिंग के कुछ एस्पेक्ट्स पे भी हमने बात करी थी। हम बहुत जल्दी ही क्विक एक रिवीजन लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने आपको सिलेबस दिखाया था कि सिलेबस में आपके कौन कौन से मॉड्यूल हैं, क्रिएटिंग एन ऐड और राइटिंग फॉर एन ऐड, जिसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, और मैंने आपको कोर्स ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स भी बताए थे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने बात करी थी अपने मॉड्यूल 1 के बारे में, और हमने 5 एडवर्टीजमेंट लिए थे सोप्स के, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें डेटॉल था, लाइफ बॉय था, आपका डव था और पियर्स सोप था और विवेल था। हमने इनको पाँचों को क्रिटिकली एनालाइज किया था, क्रिएटिविटी, कंसेप्ट एंड थीम, डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के पैरामीटर्स पे। तो थोड़ा सा इसमें हम रिवीजन लेते हैं कि हमने कौन कौन से एड्स लिए थे। ये वो एड्स हैं जिस पे हमने बात करी थी, और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो इसी डिस्क्रिप्शन पे आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और उसके थ्रू आप वो मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इट इज़ ऑफ 52 मिनट्स एंड यू कैन लर्न as many things as you can, and then you can watch again this video. And if you will be watching that video first, then it will be in synchronous thing, एक अच्छी तारतम्यता बनी रहेगी। आप वो लेक्चर देखेंगे फिर ये लेक्चर देखेंगे, अगर आप ये पहले देखेंगे तो थोड़ी चीज़ें हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू फर्स्ट गो एंड वॉच दैट लेक्चर इफ़ यू हैवंट डन दैट येट। ओके, सो हमने इस पर डिटॉल के एडवर्टीजमेंट पे बात करी थी। इसके अलावा हमने बात करी थी लाइफ बॉय के एडवर्टीजमेंट पे, हमने पियर्स सोप के ऊपर भी बात करी थी, डव के सोप के ऊपर भी बात करी थी, और विवेल के ऊपर बात करी थी। इन 5 एडवर्टीजमेंट्स को हमने एनालाइज किया, तो हमने अपने स्टूडेंट से भी कहा था कि आप अपने ओर से अपने पैरामीटर्स को बनाइए और इन एड्स को अपने हिसाब से जज कीजिए, इनको डिफरेंशिएट कीजिए कि इनमें क्या कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकती है इन 5 एड्स में। और ना ही सोप्स, आप कोई भी FMCG प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। FMCG मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आप उनको लीजिए, आप उनको उनके 5 प्रिंट एड्स को निकालिए और उनको आप कंपैरेटिवली जज कीजिए। जो मैंने आपको पैरामीटर्स दिए हैं उन पे भी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से कोई और पैरामीटर्स निकाल सकते हैं तो उन पे भी आप इनको जज कर लीजिए। इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू ऑल। तो जैसे बहुत सारे एड्स में आपने सुना कि कार्टून्स का भी यूज़ करते हैं, तो उसी तरह बहुत सारे एड्स में एडवर्टाइजर्स अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। कुछ ग्राफिक्स का बहुत हैवी यूज़ करते हैं, कुछ मैंने कहा एनिमेशंस का यूज़ करते हैं, कुछ मोशन ग्राफिक्स का भी यूज़ करते हैं, कुछ कलर्स का बहुत ऑथेंटिक यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप 5 एडवर्टीजमेंट्स लीजिए ऑफ योर चॉइस, एंड इट इज़ मस्ट फ्रॉम माई साइड दैट यू शुड गो फॉर FMCG प्रोडक्ट्स फर्स्ट। देन उसके बाद हम और कई सारी चीज़ों पे बात करेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में, लेकिन फॉर द स्टार्टिंग फेज एंड फॉर द सेक ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग लैब प्रैक्टिकल वर्क यू हैव टू चूज एनी 5 एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ओके। सो हमने इन सब चीज़ों पे बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली श्रृंखला में। अगली श्रृंखला होगी हमारी, वो कौन से इम्पॉर्टेंट मुद्दे होंगे, वो कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनके भरोसे हमें, जिनको जान के हमें आगे डिज़ाइनिंग करने के लिए बढ़ना है। डिज़ाइनिंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एक क्रिएटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है। यू शुड हैव अ गुड साउंड नॉलेज ऑफ कलर्स, कलर्स को चूज़ करने की नॉलेज आप में होनी चाहिए। अगर आप एक जैसे एक कहावत कही जाती है कि इफेक्ट्स आर मैनी बट यू शुड हैव ब्रेन्स टू यूज़ देम। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं
और बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी होते हैं जिसको आज तक मैं भी नहीं जान पाया हूँ कि किसी एडोब फोटोशॉप में इतने सारे फीचर्स होंगे, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए आपको उतनी ही बुद्धि चाहिए, उतना ही विवेक चाहिए कि उसको कहाँ पे यूज़ किया जाए, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अगर उसको हम यूज़ करें तो उससे एक अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। ओके, सो let me move the slide further and you will see the important points to remember before proceeding for designing. Okay, let me start with first visual and text consistency, campaign planning, repeated taglines, consistent positioning of ads, simplicity and lucidity, identification of selling point, you often call it as unique selling point, and last is maintaining the effective flow. One by one I will explain each and everything what all these 7 parameters are, and I am saying it again, these are not the only 7 parameters. These 7 parameters are chosen by me, ये मैंने चूज किया है इनको, टू गिव यू अ स्टार्ट टू यू ऑल कि हाँ ये वो 7 पैरामीटर्स हैं जिनको जान के आप डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे आगे जाएंगे, इसको और एडवांस लेवल पे सीखेंगे, और इसके बाद हर सॉफ्टवेयर के अपने कुछ डिज़ाइनिंग एस्थेटिक्स होते हैं, मैंडेट्स होते हैं कि उनको फॉलो करने की ज़रूरत होती है आप अगर क्रिएटिवली किसी ऐड को डिज़ाइन कर रहे हैं। सी, हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, और एडवर्टाइजिंग उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, वी एज ए कम्युनिकेटर कैनॉट डू वर्क एज एन ऑपरेटर। जैसे कि एक कोई बंदा अगर है वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो ही इज़ जस्ट पुशिंग द कीज, he is just doing entry on the command of the person sitting next to him. Okay, that person is creative, but the operator who is operating the machine is not creative at all. आपको क्या बनना है? आपको ऑपरेटर भी बनना है और साथ में वो क्रिएटिव बंदा भी बनना है। तो ये दोनों चीज़ें आपके अंदर होनी ज़रूरी हैं। Then only you can have a good knowledge about the machine also, about the software also, and your mind should be strong enough to think about the advertisements. इसीलिए कहा जाता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, आपके हाथ उतने ही स्ट्रांग होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। ओके, लाइक आई हैव डन इन माई टाइम्स, आई थिंक 15 to 17 years बैक देयर वर नो सॉफ्टवेयर्स, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। और जो इतनी मशीन्स हैं आज की तारीख में, यू नो i5, i7 और एप्पल के कंप्यूटर्स आ गए हैं और हाई एंड कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो ये हम लोग के टाइम पे इतने नहीं थे। हम लोग के टाइम पे जो बेसिक सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, एडोब फोटोशॉप 1.5 और समथिंग लाइक दैट, और एडोब प्रीमियर भी उस टाइम पे हुआ करता था 1.5, इस पर घोड़े का सिंबल बन के आता था, तो हम लोग उस पर करते थे। और रेंडरिंग के लिए वी हैव टू वेट, अगर मान लीजिए हम 10 मिनट की फिल्म भी अगर रेंडर कर रहे हैं तो हमको उस टाइम पे एक दिन लग जाता था रेंडर होने में। नाउ थिंग्स आर वेरी स्मार्ट, आप अपने मोबाइल पे भी आज एडिटिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट हमारे ज़माने में इतनी सुविधा नहीं थी। तो व्हाट आई हैव डन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग, डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सॉफ्टवेयर पे, जितना आप उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, आपको उतना ही एक्सपीरियंस होगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में, अच्छी नॉलेज बनेगी, नई टेक्निक्स सीखने को मिलेगा, और उसमें आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। और यही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको आगे चल के बहुत एडवांटेज देने वाला है। तो ये जो 7 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दीज आर डिराइव्ड बोथ प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली ऑन द बेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ विजुअल एंड टेक्स्ट कंसिस्टेंसी। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें हम विजुअल की भी बात कर रहे हैं और टेक्स्ट की भी बात कर रहे हैं। विजुअल क्या होता है? विजुअल कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी ग्राफिक्स हो सकती है, कोई भी पिक्चर हो सकती है। जैसे अभी जो एड्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें ह्यूमन फिगर था और तमाम सारे ग्राफिकल एलिमेंट्स भी थे। जो साबुन का जो रखा हुआ है उसमें जो उसका फोटोग्राफ रखी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विजुअल। सो और जो टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं उसको उसके साथ में जो उस पर हम कैप्शन राइटिंग करते हैं, लोगों के नीचे जो टैग लाइन लगी होती है उसकी बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें विजुअल और टेक्स्ट में आती हैं। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप कितनी बार उस टेक्स्ट को दिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को, कितनी बार एक ही विजुअल्स को आप रिपीट कर रहे हैं, विजुअल और सेट ऑफ विजुअल्स को आप रिपीट कर रहे हैं,
एक ही टेक्स्ट को आप कितनी बार दिखा रहे हैं, उस टेक्स्ट को आपने कैसे लिखा हुआ है, किस स्टाइल से लिखा हुआ है, कौन से फॉन्ट्स यूज़ करे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं डीप पैरामीटर्स आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड विल बी विजुअल एंड टेक्स्ट कंसिस्टेंसी। आपको जो ग्राफिक्स यूज़ करनी है, जो इमेजेस यूज़ करनी है, वो आपको अपने हर ऐड में रखनी ज़रूरी होती हैं। अब आप ये कहेंगे सर मैं हर एक ऐड में एक ही इमेज क्यों रखूँगा? कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप में होती हैं, आपके ऐड में होनी चाहिए जो आपके कंज्यूमर के दिमाग में बैठ जाएं। जैसे कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को लगातार सुनेंगे तो जो मेरा लोगो है, एक हेक्सागन के अंदर मेरी फोटोग्राफ है, उसके साथ उसके नीचे लिखा हुआ है द इनसाइड स्टोरी। अगर आप देखेंगे इस पेज पे भी आपको दिख रही होगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो ये मेरा एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इस पीपीटी की जो स्क्रीन आपको जो इसमें बॉक्स आ रहा है पीपीटी का, इसकी भी एक आइडेंटिटी है कि एवरी स्लाइड इज हैविंग ग्राफिक ऑफ क्रिएटिविटी लोडिंग। दिस रिजेंबल्स दैट, बार बार आपको एक ही चीज़ मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट लेट योर आइडिया, लेट योर बल्ब बी इग्नाइटेड, आपका बल्ब जले, आपकी रोशनी आए, तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, और जब नए नए आइडियाज़ आएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर हो जाएगी। ठीक है, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे क्रिएटिविटी की मदद से। ठीक है, तो इसलिए हम विजुअल और टेक्स्ट की बात करते हैं। आपको मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। इफ टिल द टाइम यू कैन रीड, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीड, आई विल नॉट बी रीडिंग दिस टेक्स्ट, आई हैव रिटन दिस टेक्स्ट फॉर यू ऑल, जस्ट रीड इट वंस। अभी मैं स्लाइड को कंटिन्यू रख रहा हूँ और मैं इसके बारे में बात करता रहूँगा। हम इसमें बात करते हैं कि कुछ ऐसे विजुअल्स जो लोगों की मेमोरी में हमेशा बैठ जाएं। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, कुछ नया ऐड बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही ग्लांस में वो आपके कंज्यूमर्स के दिमाग में बैठ जाए ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर वही चीज़ आप बार बार उसी चीज़ को बार बार लोगों को दिखाएंगे, उसको रिपीट करेंगे, तो वो लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है नाइकी का जो एक वुश है। ठीक है, वो जो एक, आपको पता ना हो, अगर वो टिक टाइप का आपको दिखेगा, उसमें उसके नीचे लिखा होता है जस्ट डू इट। अगर वो सिर्फ आपको दिख जाता है, जो स्पोर्ट्स के लेवल होते हैं, जो स्पोर्ट्स में होते हैं, अगर उनको वो सिंबल दिख जाता है, दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये नाइक की बात हो रही है। यहाँ पे या तो नाइक का स्टोर है या नाइक का नया कोई प्रोडक्ट आने वाला है, तो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड, वो उस चीज़ को जानते हैं। जैसे कि एप्पल का अगर लोगो है, तो एप्पल का जो लोगो है उसमें जो सेब है वो कटा हुआ है, तो इट इज़ ईजिली रिमार्क्ड एज द लोगो ऑफ एप्पल। ठीक है, अब आईफोन की अगर हम बात करें, तो आईफोन जिस टेक्स्ट से लिखा होता है, तो दैट इज़ ईजिली नोन बाय एवरीबॉडी। ओके, तो ये चीज़ें हमारी ध्यान में देने वाली ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, और विजुअल और टेक्स्ट कंसिस्टेंसी को भी बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ ऐसे वर्ड्स बनाइए, कुछ ऐसे इमेजेस डिज़ाइन कीजिए जो बार बार आप रिपीट करें और वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, जब एक चीज़ वो आइडेंटिटी बन जाएगी तो वो लोगों के जहन में बैठ जाएगी, फिर आपको आपके कंज्यूमर से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। नोबडी कैन टेक यू अवे फ्रॉम योर कंज्यूमर्स। ठीक, तो दिस इज व्हाट विजुअल एंड टेक्स्ट कंसिस्टेंसी मीन्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है पॉइंट कैंपेन प्लान। कैंपेन इज द प्लानिंग ऑफ होल एडवर्टीजमेंट सिनेरियो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और मेरा एक फ्रेंड जो है वो एक एड एजेंसी में काम करता है, तो मैंने एक नया प्रोडक्ट निकाला, एक पेन निकाला। ठीक है, अब उस पेन को मुझे मार्केट में उतारना है, फॉर कंज्यूमर्स तक वो कैसे पहुँचे, इसके लिए मुझे एड्स देने पड़ेंगे, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, टीवी में, या वेब पे, कहीं भी सोशल मीडिया में मुझे उसको ऐड देने की ज़रूरत है। बट डिपेंडिंग अपॉन माई बजट, मैं उस एड एजेंसी में जाऊंगा जिसमें मेरा फ्रेंड है, ही विल अरेंज ए मीटिंग विद द क्रिएटिव पीपल। सो मैं उनको बात करूंगा कि भाई मेरा बजट इतना है और मुझे अपने इसमें ऐड चाहिए, सो यू कैन डिज़ाइन मी अ एड कैंपेन, आई एम न्यू इन द इंडस्ट्री, आई डू नॉट नो एनीथिंग।
So first of all they will ask me that what about my product, अब मेरा प्रोडक्ट कैसा है, ये किस चीज़ का काम करता है। मैं कहता हूँ मेरे पास पेन है, बाकी पेन से कैसे डिफरेंशिएट करता है मार्केट में, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, प्राइस रेंज क्या है, ऐसे तमाम सारे सवाल मुझसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा मेरे ऐड कैंपेन पे। ठीक है, ऐड कैंपेन पे काम शुरू हो जाएगा। दे विल प्लान समथिंग, दे विल प्लान दी एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएंगे, कहाँ जाने का मतलब है कब छपेंगे, कब दिखेंगे, कब सुनेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी ऐड एजेंसी प्लान करेगी। और जो क्रिएटिव होते हैं किसी भी ऐड के, मान लें जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं प्रिंट वाले, उसको डिज़ाइनिंग का भी काम करेंगे। ठीक है, सो दे विल गिव मी ऑल थिंग्स इन वन पैकेज इफ़ आई आस्क देम टू डिज़ाइन अ कैंपेन फॉर मी। तो अगर हमारा कैंपेन का प्लान अच्छी तरीके से बना हुआ है, वेल प्लान्ड है, वेल एक्सिक्यूटेड है, हर चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड है, प्रॉपरली हमने उसको शेड्यूल कर रखा है, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं कंज्यूमर अट्रैक्शन को लेकर के। ठीक है, क्या टाइम होना चाहिए एड्स के जाने का। अब जैसे कि मान लीजिए बोरो प्लस है और इस समय गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो इस समय गर्मियों में लोग यूजुअली जो है वो टैल्कम पाउडर्स यूज़ करते हैं, या जो इचिंग रिलेटेड जो पाउडर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो ये जो टाइम होता है, बस गर्मी का स्विच जो सर्दियों से गर्मियाँ स्विच करती हैं, तो इसी बीच में ये एड्स आते हैं, पूरी सर्दी भर नहीं आएंगे। तो ये क्यों इस टाइम पे होता है? बिकॉज इस टाइम पे नीड जनरेट करना शुरू करती है, लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ समय पहले से ही एज अ रिमाइंडर जो कंपनीज होती हैं वो अपने एड्स पब्लिश करवा देती हैं, ताकि कंज्यूमर को ये पता रहे कि येस लास्ट ईयर आपने हमको यूज़ किया था, इस बार भी हमको आप यूज़ कीजिए, या लास्ट ईयर आपने हमारे किसी कंपटीटर को यूज़ किया था, इस बार हमें मौका दीजिए, हमें यूज़ करके दीजिएगा। अगर हमारा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो यू कैन बी अ लाइफ लॉन्ग कस्टमर फॉर अस। ओके, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आई होप यू हैव रेड दी टेक्स्ट विच आई हैव गिवन इन दी स्लाइड, आपने पढ़ा होगा इसको। अगेन जो टाइम होता है आप उसको बार बार हिट करने की ज़रूरत होती है कस्टमर को। ठीक है, आज आपने प्रिंट ऐड निकाला, हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे आप प्रिंट ऐड निकालेंगे, वीकली निकालेंगे, या हर 2 दिन के बाद निकालेंगे, या मंथली निकालेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड व्हाट रिजल्ट्स यू वांट। उसके हिसाब से आप अपना कैंपेन को प्लान करते हैं। वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग इन डिज़ाइनिंग, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? जब कैंपेन का प्लानिंग होता है, जब लोग इसको प्लान करते हैं, तो इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी होती है कि जो डिज़ाइंस होते हैं वो कस्टमर फ्रेंडली बने। ठीक है, उनको बोर नहीं लगना चाहिए, वो डिज़ाइन उनको इरिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार जा रहा है, हर 2 दिन के बाद एडवर्टीजमेंट जा रहा है। देयर शुड बी सम स्लाइट चेंज, बट देयर शुड बी नॉट एनी मेजर चेंज। माइनर चेंज हो सकते हैं, छोटे छोटे मिनिमल चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो सकता। यद्यपि आपका ऐड जो है वो आप फ्रीक्वेंट रेट में पब्लिश कर रहे हैं, कस्टमर के सामने डाल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो इसीलिए जब मीटिंग होती है तो कैंपेन प्लानर्स के साथ जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको भी बैठाला जाता है कि कौन सा ऐसा जो मोड है, कौन सी ऐसी प्लानिंग है, कौन सा ऐसा डिज़ाइनिंग एस्थेटिक्स है जो उनको इरिटेट ना करे। इसलिए उनको भी मीटिंग में बैठाया जाता है और वो उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करते हैं। ठीक है, 6 महीने की ड्यूरेशन हो या 8 महीने की ड्यूरेशन हो, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है वो प्लान करते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ रिपीटेड टैगलाइंस। What are repeated taglines? First of all, let me tell you what are taglines. Taglines किसी भी प्रोडक्ट का जो एक कैप्शन होता है, जो उसकी एक नोटिफाइंग टेक्स्ट होता है, जो उसकी रिजेंबलेंस एक्सिक्यूट करता है, वो टैगलाइंस कहलाते हैं। बुक्स में नेट पे आपको तमाम सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट एज अ डिज़ाइनर यू शुड ऑलवेज नो दैट टैगलाइंस इज द सपोर्टिंग टेक्स्ट टू द विजुअल। जो भी आप उसमें विजुअल डाल रहे हैं उससे को रिलेटेड जो टेक्स्ट आप उसमें डालेंगे उसको टैगलाइंस कहते हैं। बट दे आर नॉट फ्रेज, दे आर इन जस्ट इन वर्ड्स
2 वर्ड्स, 3 वर्ड, मैक्सिमम 6 वर्ड, नॉट मोर देन दैट। अगर इससे ऊपर एक्सीड करता है तो इसका मतलब ये है कि उस एडवर्टाइज़र की, उस प्रोडक्ट की अपनी कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स होंगी। ओके, तो जो कंसिस्टेंट टैगलाइंस होती हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वही टैगलाइंस कहीं ना कहीं आपके कंज्यूमर के दिमाग में जाके घर करती हैं। यू शुड नॉट चेंज दैट ऑफन। ठीक है, अगर आप पूरा कैंपेन ही बदल रहे हैं तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर एक कैंपेन के अंदर आपने टैगलाइंस, रिपीटेड टैगलाइंस डाल रखी हैं तो कहीं ना कहीं इट विल नॉट हैव अ गुड कंसिस्टेंसी। विजुअल के साथ उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। विजुअल के साथ उसकी कंसिस्टेंसी हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, साथ में होना चाहिए, पैरेलल चीज़ें चलनी चाहिए। ओके, ठीक है, आप ऐड चेंज कर सकते हो, ऐड का पूरा पूरा डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, लेकिन टैगलाइन नहीं चेंज कर सकते हो। टैगलाइन चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कंज्यूमर आपके हाथ से निकल सकता है। ठीक है, बिकॉज वही टैगलाइन है जो एक प्रोडक्ट और एक कंज्यूमर के बीच का जो ब्रिज है उसको ब्रिज अप करता है, उसका जो गैप है वो पूरा करता है, वही टैगलाइन। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, इफ़ समबडी स्पीक्स में, कोई बोलता है सड़क चलते ठंडा मतलब कोका कोला, तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में बल्ब जलता है और उस बल्ब के अंदर एक कोक की बोतल की शक्ल आ जाती है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट पोजीशनिंग। कंसिस्टेंट पोजीशनिंग में ये है कि जो स्ट्रैटेजी आपने बना रखी है किसी भी ऐड को मार्केट में डालने के लिए, उसकी क्या पोजीशन होगी, उसकी क्या टाइमिंग होगी और वो कैसे अपना असर दिखाएगा, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूँ कि आज की तारीख में मैंने कोई ऐड देखा और एकदम से वो ऐड आना बंद हो गया। ठीक है, वो ऐड आना पूरी तरीके से बंद हो जाए तो फिर उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसकी अहमियत क्या रह जाएगी? उसकी अहमियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब तक कि किसी चीज़ कंज्यूमर को आप वो चीज़ बार बार नहीं दिखाओगे तब तक वो चीज़ कंज्यूमर उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या पोजीशन होगी आपके ऐड की? बहुत सारे आपने देखे होंगे कि फ्रंट पेज के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। अब तो न्यूज़पेपर अलग एक पूरी पूरी लीफलेट निकाल देते हैं एड्स के लिए, इतना फ्रेंडली हो गए हैं एड्स के लिए आजकल न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसलिए जो पोजीशनिंग होती है, जैसे आप पेज जो है वो टर्न करेंगे तो पेज टर्न करने के बाद आपको कौन सा ऐड दिखेगा, लास्ट पेज, फ्रीक्वेंट पेजेस जो होते हैं वो देखने वाले होते हैं, फ्रंट पेज, ऑफन सेकंड पेज एंड द लास्ट पेज जो यूजुअली एड्स के लिए होता है, या जो लोकल पेपर होता है, जो डेली पेपर होता है, उसमें भी आप एड्स डलवा सकते हो। तो क्या एडवांटेज रहती है उस पर्टिकुलर पोजीशनिंग की? ठीक है, तो जो प्राइस है किसी भी आपके प्रोडक्ट का वो भी बहुत मैटर करता है इस कंसिस्टेंट पोजीशनिंग के रोल में। ठीक है, वो कितने प्राइस का है, किस प्राइस पे बिक रहा है। मान लीजिए वो आप उसको 50% ऑफ पे बेचने वाले हो, तो 50% ऑफ की स्कीम ऐसी है जो कंज्यूमर्स को बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। आजकल बहुत सारी सेल्स लगती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे है, अमेज़ॉन पे है, बहुत सारी सेल्स लगती हैं, तो वो फुल पेज ऐड निकालते हैं, लगातार निकालते हैं जब तक वो डेट स्पेसिफिक नहीं आ जाती, ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि हाँ भाई कुछ ऐसा होने वाला है और ऐसा 50-70% ऑफ मिलने वाला है। तो आप बार बार उस चीज़ को स्ट्रेस करते हैं, क्वालिटी को कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। एज अ डिज़ाइनर ये भी आपको सोचने की बात है। हो सकता है जो आपका क्रिएटिव हेड है वो आपसे कहे कि लिटिल बिट गेट डाउन इन द क्वालिटी एंड देन वी कैन हैव कंसिस्टेंट पोजीशनिंग। हो सकता है कि वो उस पर ज़्यादा पैसा ना खर्च करना चाहे, लेकिन बार बार ऐड जाना भी ज़रूरी है, तो कॉस्ट कटिंग करके इधर कॉस्ट कटिंग करके उधर कॉस्ट बढ़ा देना, दिस इज ऑल द गेम ऑफ एडवर्टाइजर्स। सो वी विल नॉट गो डीप इनटू दैट, बट इट हैपन्स, यूजुअली हैपन्स कि कहाँ पे हमको ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पे हमको एक अच्छा मैसेज हमारा चला जाए और हमको अच्छी ऑडियंस मिल जाए, हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। तो ये एक सोचने की बात होती है और ये आपको बताया जाएगा कि किस पोजीशन पे ये आपका ये ऐड जा रहा है, किस साइज़ का जा रहा है, तो उसी साइज़ के हिसाब से आप ये ऐड बनाएंगे और डिज़ाइन करेंगे। ओके,
Now coming on to the next topic, I hope you have read the text which I am showing you in this slide. If you have any problem, just mail me or write in the comment section below. Okay. Now coming on to the next slide, which is having the name as simplicity and lucidity. बहुत आसान चीज़ें हैं, सरलता ही सब चीज़ की कुंजी है। जितना सरल आप किसी चीज़ को रखेंगे उतना सजग वो चीज़ बनेगी। ठीक है, जितना सिंपल रखेंगे उतना कंज्यूमर के लिए आसान होगा उसको समझना, जितना क्लिष्ट रखेंगे आई मीन टफ रखेंगे उतना कंज्यूमर के लिए भी टफ होगा उस चीज़ को लेके समझना। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी क्या है? सरलता जो कि किसी चीज़ में आराम से देखी जा सके। ठीक है, अब आप बात करेंगे, जैसे मैंने ये पीपीटी बना रखी है, पीपीटी में मेरे पास एक बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने ब्लैक से टेक्स्ट लिख रखा है जो कि आप लोग पढ़ रहे होंगे एंड आई थिंक इट विल बी वेरी मच विजिबल टू यू ऑल। जिस भी क्वालिटी में आप मुझे देख रहे हो, चाहे वो 1080p हो या फिर आप 480p पे देख रहे हो, यू कैन ईजिली रीड दिस टेक्स्ट। यू कैन सी द कलर्स ऑफ माई ग्राफिक्स ऑल्सो, जो मैंने इसमें ग्राफिक डाल रखी है। यू कैन ऑल्सो रीड द लाइन क्रिएटिविटी लोडिंग, जो उसमें बल्ब का डिज़ाइन है वो भी आप देख पा रहे हो। आई हैव नॉट हैविली लोडेड माई एड। मैंने अपनी स्लाइड को बहुत ही हैविली लोडेड नहीं किया हुआ है। क्यों? जितना सिंपल रहेगा मेरे स्टूडेंट्स को उतना आसान रहेगा पढ़ने के लिए। अब इसी स्लाइड में मैं बहुत सारी चीज़ें अगर डाल देता तो फिर आपको प्रॉब्लम होती पढ़ने के लिए, आपको प्रॉब्लम होती समझने के लिए। फिर आप मुझसे कहते सर आपने तो एक ही स्लाइड में कितनी सारी चीज़ें डाल दी हैं। दैट्स वाई आई एम नॉट रीडिंग दिस टेक्स्ट, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी समझना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज सिंप्लिसिटी एंड ल्यूसिडिटी। ओके, जितना आप यूनिक रहेंगे अपने काम में, जितना आप सरलता अपनाएंगे अपने काम में, उतना ही अच्छा आउटपुट निकलेगा आपको जब आप ऐड बनाएंगे। ठीक है, डू नॉट हॉच पॉच योर वर्क। ये मत सोचिएगा कि लाओ उसमें हम ये भी डाल दें, लाओ उसमें हम ये भी इफेक्ट डाल दें, लाओ उसमें हम मास्किंग भी कर दें, लाओ उसमें फेदरिंग भी कर दें, लाओ उसमें 2 फोटोग्राफ डाल दें, सब मिक्स कर दें, सब इधर उधर कर दें, खूब सारा टेक्स्ट डाल दें। नहीं, आपने सोचा तो सही कि मैं सब चीज़ें, सारे मैसेज एक ही बार में पब्लिश कर दूं। नो, आपके हिसाब से सोचना सही है कि यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट ईच एंड एवरीथिंग इन वन गो, बट नो, रिसीवर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, देन व्हाई यू विल सेंड इट। ठीक है, आप उसको क्यों भेजेंगे जब सामने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला ही रेडी नहीं होगा? और वो आपके ऐड को कितना टाइम दे रहा है ये तो आपको पता ही नहीं है। उसने अखबार पलटा, ऐड देखा, अच्छा ठीक है, पलट दिया। अब जो आपने उस पर इतनी मेहनत करके इतना टेक्स्ट डाला, छोटा छोटा मिनीचर लेवल पे लिखा, उसकी क्या अहमियत रह गई? आउट ऑफ 100 अगर 20 लोगों को आपके उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो ही आदमी नीचे एड्रेस पड़ेगा, अच्छा भाई लखनऊ में स्टोर कहाँ है। ठीक है, अदरवाइज किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप मतलब की चीज़ें उसमें डालिए। यूज़ दैट थिंग ओनली विच इज़ रिक्वायर्ड एंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड ट्राई टू ओमिट इट। उससे बचिए। उससे जितना आप बचेंगे आपको उतनी ही सरलता होगी डिज़ाइनिंग में। आपके पास ब्रीदिंग स्पेस बचेगा, आपके पास वॉकिंग स्पेस बचेगा, और जो फोटोग्राफ आपने डाली हैं वो खुद ब खुद अपना मैसेज कम्युनिकेट करेंगी। ऑडियंस, कंज्यूमर, ऐड देखने वाला, सुनने वाला उस चीज़ को मज़े लेकर के देखेगा और वो उसको इंटरप्रेट कर देगा। गिव प्रायोरिटी टू द विजुअल्स एंड टैगलाइंस एंड टेक्स्ट, नॉट अदर ग्राफिक्स। आप एक सिंपल बैकग्राउंड लीजिए, आप विजुअल लीजिए, आप कोई फोटोग्राफ अगर आपने उसका फोटो सेशन कर रखा है आप वो लीजिए। प्रोडक्ट का प्लेसमेंट अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप प्रोडक्ट के प्लेसमेंट को इम्पॉर्टेंट दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर आप नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं देन यू शुड इंक्लूड द क्रूशियल एलिमेंट्स। जो इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट्स है आप उनको जरूर डालिए, बिल्कुल डालिए, लेकिन अगर ज़रूरत ना हो तो उनको छोड़ दीजिए। सिंप्लिसिटी एंड ल्यूसिडिटी यही एक्सप्लेन करती है आपको कि आप कितना कम से कम चीज़ों का यूज़ करें, उसको जितना सिंपल रखें, उसको जितना आसान रखें समझने के लिए उतना आसान होगा। बहुत हैवी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू कम्युनिकेशन ब्रेकेज। ठीक है, वहाँ पे रिसीवर
आपके मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और अंततः आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। फीडबैक नहीं मिलेगा मतलब योर कंज्यूमर विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट। किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे कि अगर कोई भी, मैंने मार्केट में अभी एक पेन लॉन्च किया है, मैंने अभी एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, अगर मेरे पेन में कोई भी यूएसपी नहीं है तो मैं अपने कंपटीटर से कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? आई हैव टू हैव अ यूएसपी एंड दैट यूएसपी हमें ऐड में हर जगह दिखानी पड़ेगी। जैसे कि आप ये आपने डेटॉल का ऐड देखा था, उसमें लिखा हुआ था 100% बेटर जर्म प्रोटेक्शन। ठीक है, ये 100% जो बेटर जर्म प्रोटेक्शन है यही इनकी यूएसपी होगी। ठीक है, जो कि इनको लाइफ बॉय से और मेडिमिक्स से और जितने भी अदर मेडिसिनल सोप्स हैं उससे शायद इनको डिफरेंशिएट कर दे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी और की यूएसपी इनकी यूएसपी से ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है। तो डिज़ाइनर को ये बहुत ध्यान में रहने की ज़रूरत होती है भैया कि आप उस यूएसपी को विजुअली कैसे दिखा रहे हो और उसको अपने ऐड में कहाँ रख रहे हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उसको आप कहाँ पे रखोगे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। एड इंडस्ट्री का थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर भी है। यूनिक सेलिंग पॉइंट को आप कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट का अभी आप एडवर्टीजमेंट देखना शुरू करेंगे तो हर ऐड में, चाहे वो रेडियो का ऐड हो, चाहे वो टीवी का ऐड हो, वेबसाइट का हो, दे ऑलवेज शो देयर यूएसपी। फ्लिपकार्ट की सेल चलती है, फ्लिपकार्ट बड़ा बड़ा लिखता है 70% ऑफ, बिग बिलियन डे सेल। ठीक है, बिग बिलियन डे सेल का जो अनाउंसमेंट है दैट इज द यूएसपी ऑफ देयर पर्टिकुलर एड पब्लिश्ड ऑन दैट डे, वो उसका यूएसपी है। ठीक है, तो वो यूएसपी को ध्यान में रखते हुए आपको डिज़ाइन करना है। उस यूएसपी को आप ज़्यादा स्पेस देंगे अपने ऐड में और उसको वैसे ही अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे। जो फोकस पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ विजन होगा, आपको यूएसपी वहीं पे जाना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्थेटिक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हैविंग इफेक्टिव मेंटेनिंग इफेक्टिव फ्लो। मेंटेनिंग इफेक्टिव फ्लो मीन्स दैट जो एक कैंपेन आप लेके चल रहे थे, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, वो कंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। देखा होगा आपने, कई सारे एड्स ऐसे होते हैं जो एक स्टोरी फॉर्मेट में शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट रिवील देयर लोगो, डू नॉट रिवील व्हाट द प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट, दे स्टार्ट विद अ हुक, जिसको हम कहते हैं हुक करना, कि ये क्या है यार, किसका ऐड आ रहा है ये। आज ऐड रिलीज किया विदाउट रिवीलिंग दी प्रोडक्ट, दूसरे दिन अगेन हुक किया हमने ऑडियंस को, टीज किया हमने ऑडियंस को, ताकि वो दिमाग में सोचे ये किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट है भाई। ठीक है, तीसरी बार में हमने प्रोडक्ट को रिलीज़ किया, ओ अच्छा ये इसका ऐड था, ओह क्या बात है भाई, मतलब हमको तो इसने बिल्कुल बांध के रख लिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो स्टोरी फॉर्मेट में आप क्रिएट करते हो, और ये भी आपको इसमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि विजुअल्स अपनी कहानी खुद कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। उनको अपनी कहानी खुद कहनी है। ठीक है, व्यूअर्स ही अपने एक्शंस को डिसाइड करेगा कि क्या करना है। जैसे कि मैंने इसमें पहली लाइन लिख रखी है कि ऑल एडवर्टीजमेंट शुड लीड द व्यूअर्स टू अ डिजायर्ड एक्शन और कंक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स को ऐसे डिज़ाइन कीजिए कि व्यूअर अपने एक्शन और अपने कंक्लूजन्स को डिसाइड इमीडिएटली करे कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, उसकी जो आँख है, वो जो उसका अटेंशन है, वो आपके ऐड से नहीं भटकना चाहिए। आपको डिज़ाइनिंग में ये पॉइंट आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी ब्यूटी सोप्स हैव ग्लैमरस फिल्म्स एक्ट्रेसेस। वाई? बिकॉज अगर हम फिल्म एक्ट्रेस की फ़ोटो रखेंगे तो उसमें एक मेस्मराइजिंग पॉइंट होगा, उसमें एक अट्रैक्शन होगा, उसमें एक ग्लैमर होगा। उस ग्लैमर से जो है वो ऑडियंस हुकअप हो जाएगी। ठीक है, कम से कम उस तस्वीर को देखने के बहाने वो हमारे ऐड को तो देख रही है। फुलफिल्ड, मोटिव इज फुलफिल्ड। हमारा काम था कंज्यूमर को
व्यूअर को वहाँ पे रोक के रखना, हमने कुछ ऐसी चीज़ें डाली, कंज्यूमर वहाँ पे रुका हुआ है। और जब फोटोग्राफ देख रहा है तो जो लेफ़्ट राइट सेंटर में जो और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो हमारे यहाँ मेन प्रायोरिटी है, उस पर तो उसकी नज़र पड़नी ही पड़नी। अच्छा, दिस एक्ट्रेस वॉज सीन इन दिस सोप, ओके, दिमाग में उसके बैठ गया कि इस सोप के लिए इस एक्ट्रेस ने एंडोर्स किया था। नाउ व्हेन दैट पर्सन विल गो इन द मार्केट, और जब वो सोप उसके सामने आएगा और उस सोप पे भी उसको वही फिल्म एक्ट्रेस की फ़ोटो मिलेगी, तो उसके मन में एक पॉइंट होगा, लाओ यार 2 बार इस्तेमाल करके देख तो लें। हियर इट इज़, आपका काम यहीं पे हल हो जाता है, आपको मौका मिल जाता है अपने कस्टमर को रिझाने का। दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग, हाउ यू कैप्चर योर कंज्यूमर्स बिहेवियर। आप अपने कंज्यूमर की जो कमज़ोर नस है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको आप पकड़ के रखते हैं और अपने प्रोडक्ट को जबरन खरीदवाते हैं। लेकिन हाँ, मैं इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बीइंग एन एकेडमिशियन, हम एडवर्टीज़मेंट्स बनाते हैं, हमारे ही लोग, हमारे ही स्टूडेंट्स एड इंडस्ट्री में होते हैं, बट व्हाट आई फील इज़ आप अच्छे ऐड बनाइए, अच्छा क्रिएटिव दीजिए, लेकिन वो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। डू नॉट गिव अ गुड ऐड टू अ फेक और बैड प्रोडक्ट, ये मेरा मानना है, बाकी लोगों की राय इससे जुदा हो सकती है, दैट इज़ देयर ओन नोशन। ओके, सो कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट, मेंटेनिंग इफेक्टिव फ्लो, तो आपके ऐड में कंक्लूजन जरूर होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए, व्यूअर अपना अटेंशन खुद ड्रॉ करे, व्यूअर अपना कंक्लूजन खुद ड्रॉ करे, और आपको डिज़ाइनिंग में ये चीज़ ऐसी रखनी है कि वो उस ऐड पे टिका रहे। ठीक है, लाइकवाइज, जैसे इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लाइकवाइज ऑन सोशल मीडिया एड्स एंड ईमेल न्यूज़लेटर यू शुड डायरेक्ट व्यूअर्स टू योर वेबसाइट वेयर दे कैन लर्न मोर एंड मोर परचेज डिसीजंस। देखा होगा आपने, आजकल मेल पे बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग बात करते रहते हैं, तो ये सब तरीके हैं कि आप अपने व्यूअर को, अपने कंज्यूमर को कैसे मजबूर कर रहे हैं कि यार अब डिसीजन लो, तुमको लेना है कि नहीं लेना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो this is it, and this is all about the first point, important point to know before you could proceed for designing. And in the next lecture we will have a hands-on experience on Adobe Photoshop. I will make you design a small advertisement which I will plan and I will give you accordingly, and उस पर हम बात करेंगे Photoshop पे हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। So keep your Photoshop ready with you, ठीक है। And one thing I would like to tell you that I will be making that software on an Apple laptop, so I will be also giving you some exclusive information about how to use Adobe Photoshop in Windows system. I will give you the tips and tricks also. So थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने इस पे बात करी थी, जो हमने इस लेक्चर में बात करी थी। हमने इस लेक्चर में बात करी है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किन किन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करते हैं या हमको ध्यान रखने चाहिए किसी भी ऐड को बनाने से पहले। ठीक है, हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्या क्या हमारे दिमाग में चलना चाहिए, किन किन मुद्दों पे हमें सोचना चाहिए, किन किन मुद्दों पे हमें आइडिएट करना चाहिए बीइंग अ डिज़ाइनर और बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन। And let me remind you once again that we are studying mass communication and advertising is a part of it. It is one of the most important fundamentals in communication and it is a very big industry too. बहुत important मुद्दा है ये, बहुत important चीज़ है और बहुत broad area भी है। ठीक है, तो हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और हम एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमको एज अ कम्युनिकेटर और एज अ एडवर्टाइज़र करने के लिए। सी, एडवर्टाइजिंग के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की बेसिक चीज़ों की ज़रूरत रहती है। ओके, एम आई क्लियर? सो इन सब चीज़ों को आप लोग बहुत संजीदगी से लें, अच्छी तरीके से एनालाइज करें। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किन्हीं भी 5 एडवर्टीजमेंट्स को लीजिए, उनको आप एनालाइज कीजिए, एंड आई एम एडिंग वन मोर टास्क ऑल्सो। इफ़ यू कैन डू इट, इट विल बी गुड फॉर यू। What I am telling you, किसी भी प्रोडक्ट
अगेन FMCG प्रोडक्ट, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, एनी अदर थिंग, आप उसके टीवी एडवर्टीजमेंट्स डाउनलोड कीजिए, ठीक है। टीवी एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम ईयर 2015 टिल 2019, 4 ईयर के गैप के आप उसके ऐड जो है वो डाउनलोड कीजिए। आप यूट्यूब से आपको वो सारे एड्स मिल जाएंगे, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे ही उन एड्स को देखिए, जस्ट डाउनलोड इन योर यूट्यूब इटसेल्फ, वो भी हो जाता है इफ़ यू हैव अ जीमेल अकाउंट, तो उसी में ही आप डाउनलोड कीजिए एंड एनालाइज दोज एड्स। उन एड्स पे हम फिर कभी बात करेंगे, हम उस पर क्लास में भी बात कर सकते हैं, और मुझे मौका मिला तो उसके लिए भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि हम टीवी के एडवर्टीजमेंट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग यू शुड वॉच दोज एड्स एट लीस्ट 10 to 15 टाइम्स रिपीटेडली। वाई आई एम टेलिंग यू दिस? वो इसलिए कि टीवी एड्स में और प्रिंट एडवर्टीजमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, कॉपी राइटिंग में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, कैसे प्रिंट में बनाने वाला बंदा, प्रिंट में दिखने वाला ऐड, वही कंसेप्ट, वही कैंपेन, वही आइडिएशन कैसे प्रिंट से उठ के इलेक्ट्रॉनिक में जाता है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू सी, ठीक है। वो आप जज करिए अपने ही हिसाब से, कुछ अपने पैरामीटर्स को एक्सप्लोर कीजिए। एक पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा पैरामीटर है, दैट इज़ अ विजुअल इन द प्रिंट इज़ डिफरेंट, ठीक है। वो वहाँ पे स्टैटिक, आपका प्रिंट में यू हैव अ स्टैटिक फोटोग्राफ, स्टैटिक इमेज, बट इन टीवी यू हैव अ मूविंग इमेज, ठीक है। अब स्टैटिक इमेज से यू आर कन्वर्टिंग योरसेल्फ टू अ मूविंग इमेज, क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, व्हाट आर चैलेंजेस एडवर्टाइजर्स हैव टू फेस, जो डायरेक्टर्स होते हैं, एड डायरेक्टर्स होते हैं, उनको किन किन चीज़ों से मुश्किल जो है वो फेस करते हैं, यू शुड नो दैट, ठीक है। ओके, आई होप you will do this task. Until the time, I am signing off and saying you goodbye.